हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स बाय मनीष सिंह पर। तो फ्रेंड्स, आज हम हाजिर हैं आपके समक्ष एक आज के संदर्भ में जो ज्वलंत मुद्दा है, श्रीलंका में जो आर्थिक संकट है या फिर आप देखेंगे वहां पर टर्बुलेंस की स्थिति है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो रिलेशंस हैं, अगर हम बात करें आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगर आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित जो मुद्दे होते हैं करंट अफेयर के सेगमेंट के अंतर्गत, तो उसमें आपको आपके पड़ोसी देशों में क्या कुछ चल रहा है उससे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के अंतर्गत। तो हमारा जो आज का सेशन है वो श्रीलंका जिस संकट के दौर से भी गुजर रहा है उस पर हम थोड़ा सा बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे, तह तक जाने की कोशिश करेंगे कि आखिर श्रीलंका में जो ये स्थिति आई है आपातकाल की, आर्थिक संकट की, और वहाँ पे एक तरह से गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है, तो इसके पीछे आखिर वजह क्या है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम इसे जानने की कोशिश करते हैं। काफ़ी ज्वलंत मुद्दा है जो आप रोज़ न्यूज़पेपर के माध्यम से या फिर टीवी चैनल्स के माध्यम से देखते होंगे कि आखिर श्रीलंका में चल क्या रहा है और इसके पीछे क्या वजह है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसे समझने की कोशिश करते हैं इस मुद्दे को। तो फ्रेंड्स, जैसा कि श्रीलंका में जो स्थिति है, अपनी आज़ादी के बाद श्रीलंका अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है आज की अगर परिस्थितियों की बात करें, वर्तमान परिदृश्य की बात करें तो। और देश की जो आर्थिक व्यवस्था है यह पूरी तरह से चौपट हो गई है। जनता की बुनियादी ज़रूरतें पूरी कर पाने में सरकार एकदम से असहाय हो गई है और असफल साबित हो रही है। अगर हम देखें तो पेट्रोल डीजल से लेकर दूध और दूसरी खाद्य सामग्रियों की अगर हम बात करें तो इतनी महंगी हो गई है कि लोग खरीद नहीं पा रहे हैं। कभी श्रीलंका जो है वो दुनिया में पर्यटन के लिए काफ़ी मशहूर आइलैंड के तौर पे जाना जाता था, और आज की स्थिति यह है, वर्तमान की स्थिति यह है कि यह आइलैंड आर्थिक तौर पर पूरी तरह तबाह हो चुका है। हालात अगर हम देखें तो इतने बुरे हैं कि आज़ादी के बाद एक बार फिर श्रीलंका गृह युद्ध के मुहाने पर खड़ा हो गया है। ऐसे में यह जानना उपयोगी हो गया है कि आखिर श्रीलंका के इस हालात के लिए जिम्मेदार कौन है, आखिर वो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं, कौन कौन से ऐसे डिसीजंस लिए गए जिसकी वजह से श्रीलंका आज इस स्थिति में अपने आप को, इस दयनीय स्थिति में अपने आप को खड़ा महसूस कर रहा है। तो इसके लिए सत्ता पक्ष की भी कितनी जिम्मेदारी है, वह कितना दोषी है, तो इन्हीं सब मुद्दों पे हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए अभी के जो हालात हैं अगर आप देखेंगे तो आप न्यूज़ के चैनल्स के माध्यम से आपने यह देखा होगा, अखबारों में पढ़ा होगा कि राष्ट्रपति के जो सरकारी आवास है उसमें घुसकर भी प्रदर्शन किए जा रहे हैं। हालात इतने बद से बदतर हो चुके हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में उग्र प्रदर्शन चल रहा है। प्रदर्शनकारी जो हैं, जो श्रीलंकन प्रोटेस्ट हैं, वो राष्ट्रपति के सरकारी आवास में घुसकर प्रदर्शन कर रहे हैं। श्रीलंका की जनता इसके लिए किसे जिम्मेदार ठहरा रही है? तो श्रीलंका की जो जनता है वो वहाँ के नेतृत्व को, सरकार को और वहाँ के लिए राजशाही को जिम्मेदार ठहरा रही है, जो आज इस स्थिति में खुद को, जो लोग हैं वहाँ के परेशान हैं, आर्थिक संकट से जूझ रहा है देश, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, हर जगह त्राहिमाम की स्थिति बनी हुई है। और इसी बीच अगर हम देखें तो श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं गोटाबाया राजपक्षे, उन्होंने इस्तीफे की घोषणा कर दी और 13 जुलाई को वो इस्तीफा देने की बात कर रहे थे। और हफ्तों तक अगर हम देखें तो गुस्सा उबलने के बाद आखिरकार जनता का जो आक्रोश था वो हिंसक प्रदर्शन में बदल गया और सरकार की नींव हिला दी गई। तो आप देखेंगे कि श्रीलंका की जो 2 करोड़ 20 लाख की आबादी है वह वित्तीय और राजनीतिक संकट के दौर से अभी गुजर रहा है। और साल 1948 में श्रीलंका को स्वतंत्रता मिलने के बाद से इस वक्त सबसे खराब आर्थिक स्थिति का सामना कर रहे इस देश में महंगाई के कारण अगर आप देखेंगे तो बुनियादी चीज़ें, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो एसेंशियल चीज़ें हैं, वे उनकी कीमत जो है वो आसमान छू रही है। तो इस तरह की मार्मिक स्थिति से श्रीलंका अभी गुजर रहा है। तो आखिर इस क्राइसिस के लिए जिम्मेदार कौन है? श्रीलंका के इस हालात के लिए कहीं न कहीं चीन का निकट होना भी बड़ा कारण माना जा सकता है।
और इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। जो भी चाइनीज़ हस्तक्षेप थे और उसके क्या दुष्परिणाम हुए वो अब सामने देखने को मिल रहे हैं। तो चीन की नज़दीकी श्रीलंका पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है और चीन की रणनीति ऐसी है कि जिस देश में उसने अपने निवेश बढ़ाए हैं वहाँ राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता तेजी से बढ़ी है। चाहे आप पाकिस्तान की बात करें या फिर अभी हम श्रीलंका की बात कर रहे हैं, ये दोनों देश इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। तो अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की बात करें तो वो भी उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। वहाँ की भी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, राजनीतिक उथल पुथल की स्थिति हमेशा बनी रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि श्रीलंका ने चीन के साथ जाने की जो रणनीतिक भूल की थी उसी का खामियाजा आज वहाँ के लोगों को और वहाँ के सरकार को उठानी पड़ रही है। तो श्रीलंका में यह संकट एक दिन का नतीजा नहीं है। अगर हम इसे देखें तो ये काफ़ी एक कंसिस्टेंटली चला आ रहा जो एक फेज है, उसके अंतर्गत आप देखेंगे कि आज ये रिजल्टेंट आपके सामने है। तो ये किसी एक दिन का नतीजा नहीं है, ये बहुत सारे ऐसे गलत डिसीजंस और जो उस नेशन के फेवर में नहीं थे या फिर दूसरे चीन जैसे देशों के झांसे में आकर श्रीलंका ने जो जो नीतियाँ अपनाई या फिर आर्थिक बोझ तले वो दब गया, तो उन सभी का दुष्परिणाम आज देखने को मिल रहा है। यह कई वर्षों से पनप रहा था। इसकी एक वजह केंद्रीय सरकार का गलत प्रबंधन भी था। पिछले एक दशक के दौरान श्रीलंका सरकारों ने सार्वजनिक सेवाओं के लिए विदेशों से बड़ी रकम में कर्ज भी ले रखी थी और वे बढ़ते कर्ज के अलावा कई अन्य कारणों ने देश की अर्थव्यवस्था पे चोट भी की। इसके लिए अगर हम देखें तो कुछ हद तक प्राकृतिक आपदाओं और मानव निर्मित तबाही भी शामिल है। अगर हम ध्यान आकर्षित करें 2018 की बात करें तो श्रीलंका में राजनीतिक संकट से स्थितियां और बदतर हो गई। श्रीलंका में उपजे संवैधानिक संकट के चलते देश की अर्थव्यवस्था को उबरने का मौका ही नहीं मिल पा रहा है। तो फ्रेंड्स, इस तरह की जो स्थिति है, आपातकाल की स्थिति, गृह युद्ध की स्थिति, तो श्रीलंका के इस हालत के लिए पर्यटन उद्योग भी बड़ा कारण रहा है। और हम थोड़ा सा पीछे हिस्ट्री के पन्नों में जाते हैं और देखते हैं कि अप्रैल 2019 में अगर आप देखेंगे जो घटनाक्रम हुए, कोलंबो के विभिन्न गिरजाघरों में ईस्टर बम विस्फोट की घटना में लगभग 200 से 250 के करीब लोग हताहत हुए थे। और इस घटना के बाद देश में पर्यटकों की जो संख्या थी वो दिन ब दिन गिरती जा रही थी। दिन प्रतिदिन उनकी संख्या में तेजी से गिरावट देखने को मिली। तो विदेशी पर्यटक साल 2019 के बाद अगर हम देखें तो श्रीलंका में जाने से कतराने लगे हैं और इसका असर उसके विदेशी मुद्रा भंडार पे भी पड़ा है, काफ़ी प्रतिकूल असर पड़ा है। और आपको बता दें कि श्रीलंका की जो सकल घरेलू आय में 10% हिस्सा पर्यटन उद्योग का हमेशा से रहा है। ऐसे में श्रीलंका का पर्यटन उद्योग पूरी तरह से चौपट हो गया, जिससे उसे आर्थिक संकट से जूझना पड़ा और काफ़ी एडवर्स कंडीशन से जो आज की स्थिति है, जो काफ़ी भयावह है, वो कुछ हद तक पर्यटन उद्योग को नुकसान पहुँचने के कारण भी हुआ। चूँकि मैंने आपको बताया कि पर्यटन का 10% हिस्सा जो है वो उसके सकल घरेलू आय में योगदान करती थी। इसी तरह से आगे हम कुछ बिंदुओं पर अगर चर्चा करें तो वर्ष 2019 में श्रीलंका में सत्ता में परिवर्तन हुआ दिखा और गोटाबाया राजपक्षे की सरकार ने अपने चुनावी अभियानों में निम्न कर दरों और किसानों के लिए व्यापक रियायतों का वादा कर दिया था। और इस तरह के जो अतार्किक डिसीजंस लिए गए, आप उसे अविवेकपूर्ण वादे कह सकते हैं, ये पूरा करने में समस्या को और विकराल कर दिया गया। तो जिस तरह के अतार्किक और अविवेकपूर्ण गोटाबाया राजपक्षे की सरकार के द्वारा ली गई जो डिसीजंस थी, उसका भी काफ़ी हद तक इस भयावह स्थिति के लिए जिम्मेदार है, जो समस्या जो है वो दिन प्रतिदिन विकराल होती चली गई। फिर अगर हम 2020 की बात करते हैं, वर्ष 2020 में वैश्विक कोरोना महामारी ने इस समस्या को और बदतर कर दिया। जब पूरा विश्व 2020 में कोरोना संकट के चपेट में था, उस समय श्रीलंका पे और ज़्यादा दुष्प्रभाव देखने को मिले। इस महामारी ने देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ को ही तोड़ दिया। श्रीलंका जो कि चाय, रबड़, मसालों और कपड़ों के निर्यात के लिए जाना जाता था, जाना माना नाम हुआ करता था, इन उद्योगों पे भी भारी नुकसान पहुंचा और इसमें काफ़ी गिरावट देखने को मिली, जिससे इसकी अर्थव्यवस्था दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती चली गई। और अगर हम वर्ष 2021 की बात करें तो सरकार ने सभी उर्वरक आयातों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया और श्रीलंका को रातों रात 100% जैविक खेती वाला देश बनाने की घोषणा कर दी गई।
अब दोस्तों इस तरह के जो तुगलकी फरमान जारी कर दिए गए कि रातों रात जैविक खादों की ओर आगे बढ़ जाने के इस प्रयोग से, इस घोषणा से खाद्य उत्पादन को गंभीर रूप से प्रभावित किया। और इसका नतीजा क्या हुआ? तो इसका नतीजा हुआ कि श्रीलंका के राष्ट्रपति ने बढ़ती खाद्य कीमतों, मुद्रा का लगातार मूल्यह्रास और तेजी से घटते विदेशी मुद्रा भंडार पर नियंत्रण करने के लिए देश में एक आर्थिक आपात